बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 13 है जी, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन वैन मैन, इनके बारे में हम इससे पहले भी जो है वो किसी कोर्स कोड में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क है और आप बार बार इसको पढ़ चुके हैं। ये भी आज भी वही तकरीबन वो सारी चीज़ें रिपीट होंगी, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाएंगी। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसके में। लोकल एरिया नेटवर्क, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, लोकल एरिया नेटवर्क लोकल एरिया को कनेक्ट करने के लिए। उसमें मिसाल इसकी कुछ इस तरह से है कि आप अपने घर के अंदर, आपके जो घर में कुछ 4-5 सिस्टम है तो आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। तो ये जो उनको एक नेटवर्क के थ्रू जो जब आप उन कंप्यूटर को आपस में, एक कंप्यूटर को जो है वो सर्वर बना के बाकी सारे क्लाइंट बन जाएंगे, तो वो आपस में जब कनेक्ट होंगे तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर आपकी एक यूनिवर्सिटी, आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में जितने भी वो कंप्यूटर आपस में उनकी नेटवर्किंग की गई होती है तो वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है। कि एक आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी सारे कंप्यूटर हैं वो आपके एक ही नेट सिस्टम के साथ कनेक्ट है, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है। इसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो 10 से 15 कमरों के अंदर या एक बड़े हॉल में उसके सिस्टम वगैरह पड़े हुए हैं, तो उन सारे सिस्टम को एक सिस्टम के थ्रू जो है वो कंट्रोल किया जाता है। कि एक जो है मेन सर्वर है जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उसी के थ्रू उसको जो है वो कंट्रोल किया जाता है और आसानी के साथ वो एक कंप्यूटर जो है वो सबको कंट्रोल कर सकता है, सब पे जो है सबको हैंडल कर सकता है। ये किसी अदारे, किसी कंपनी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर इसकी नेटवर्किंग की जाती है और कीमती मशीनरी, आलात, स्कैनर वगैरह तक रसाई मुमकिन बनाने के लिए, कीमती मशीनरी, आलात, स्कैनर, ये वो सब कुछ इस तक किस तरह से रसाई मुमकिन बनाई जाती है। इसकी रसाई इस तरह से मुमकिन बनाई जाती है कि अब मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जो 20 वर्क स्टेशन पड़े हुए हैं। वर्क स्टेशन मतलब 20 सिस्टम पड़े हुए हैं और उन 20 सिस्टम के साथ जो है वो हमें जो है वो चाहिए प्रिंटर भी, तो अब 20 प्रिंटर भी लेने पड़ेंगे। लेकिन जब लोकल एरिया नेटवर्क कर लिया तो हमने कोई वो उसी जो 20 सिस्टम थे उनके साथ एक ही प्रिंटर को अटैच कर दिया और एक प्रिंटर को अटैच करके हमने कर दी नेटवर्किंग। अब 20 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोगों में से 10 से 15 को प्रिंट की ज़रूरत होती है और हर एक सिस्टम के साथ अगर प्रिंटर अटैच किया जाए तो इस सूरत में हमारे कागज़ का भी ज़्यादा खर्चा आएगा, हमारा प्रिंटर भी हमें ज़्यादा सारे परचेज़ करने पड़ेंगे और उससे मतलब हमारी जो है वो ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी। अब नेटवर्किंग की सूरत में क्या होगा कि उसी एक वो मेन सर्वर के साथ वो एक प्रिंटर अटैच किया और उसी को शेयर कर दिया, बाकी तमाम तर जो 20 हमारे सिस्टम थे उनके साथ हमने कर दिया शेयर। तो कितना आसान सिलसिला हो गया। अब उन 20 में से जो भी कमांड देगा प्रिंट की तो वो उसको सिलेक्ट करेगा, उस प्रिंटर को, उसके क्योंकि नेटवर्किंग के साथ ही उसके साथ अटैच हो गया वो प्रिंटर, तो वो उस प्रिंटर को सिलेक्ट करके उसका आसानी के साथ प्रिंट दे लेगा। इसी तरह से अब अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैनर की ज़रूरत है या कोई फ़ोटो कापी मशीन अपने सिस्टम के साथ अटैच करनी है नेटवर्क के साथ, तो इस तरह से वो फ़ोटो कापी मशीन है। इसके अलावा और भी जो मज़ीद कंप्यूटर के आलात वगैरह हैं जो उसके साथ आप एक ही आलात रख के उसकी नेटवर्किंग करके तमाम सिस्टम के साथ उसको अटैच कर देते हैं और वो तमाम सिस्टम के थ्रू उससे फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। और ये ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशंस, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ वगैरह जिनमें मतलब इस तरह से ज़्यादा तादाद में जो चीज़ें हैं, ज़्यादा काम की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे नेटवर्किंग करके आसानी के साथ उन सारे कंप्यूटर को एक ही कंप्यूटर से कंट्रोल करके अपना काम लिया जा सकता है। इसके फ़ायदे में स्पीड इसकी, कि इसमें जब फ़ाइल को सेंड करने की, फ़ाइल को रिसीव करने की स्पीड काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि एक ही एरिया के अंदर एक मखसूस नेटवर्क की गई होती है। इसमें ज़्यादा रश नहीं इसमें होता, तो उन्हीं महसूस कंप्यूटरों के साथ ही होती है, तो इसलिए फ़ाइल ट्रांसफ़र आसानी के साथ हो सकती है, फ़ाइल रिसीव बड़ी स्पीड में होती है। और कॉस्ट के हवाले से इसमें जो है वो तो इसमें बचत आ जाती है क्योंकि इसमें एक ही सिस्टम के साथ तो सारी चीज़ें अटैच कर ली जाती है, एक ही सिस्टम के थ्रू कंट्रोल की जा रही है, एक ही सिस्टम में वो सारा डाटा रख के वो तमाम तर लोग उसी डाटा उससे जो है वो हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें
हाँ, थोड़ा-सा सर्वर के हवाले से है कि इसका सर्वर थोड़ा महंगा आता है कास्ट में, इसमें थोड़ा ये है कि इसका सर्वर को एक दफ़ा जो परचेज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, महंगा होता है, लेकिन बाकी जो सारी चीज़ें इसमें वो उन चीज़ों को कंट्रोल कर देता है, जिसकी वजह से इसमें बचत आ जाती है। उसके अलावा सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से ये अच्छा नेटवर्क है। सर्वर की सिक्योरिटी से ही सबको कंट्रोल किया जा सकता है। अब क्योंकि एक ही सिस्टम के साथ सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं, तो मेन सर्वर जो है, तो मेन सर्वर की सिक्योरिटी को अगर महफूज कर लिया जाए तो बाकी सारे सिस्टम भी महफूज हो जाते हैं। मतलब एक ही सिस्टम की सिक्योरिटी को मजबूत करना है, क्योंकि बाकी सारे उसके साथ अटैच हैं, तो वो भी मजबूत हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सारे सिस्टम जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। उसके अलावा सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के एक ही जो सिस्टम एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्वर के तौर पर जो काम कर रहा है, तो उसी के थ्रू सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दिए जाते हैं तमाम तर सिस्टम के, तो सब की बारी बारी जो सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि एक ही सर्वर से सबको अपडेट करके उनकी एक्सेस उनको वो सॉफ्टवेयर दे दिए जाते हैं, तो उसी एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू ये कनेक्ट हो जाते हैं बाकी सारे। रिसोर्स शेयरिंग के हवाले से अब जो है रिसोर्स शेयरिंग, प्रिंटर, फैक्स, स्कैनर, ETC, ये सारी डिवाइसेस जो है वो इसके एक ही जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू एक मेन सर्वर से जो है वो शेयर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, अगर मेल वगैरह भेजनी है तो ज़ाहिर है ये नेट कनेक्ट है साथ में, तो आप आसानी के साथ जो है वो मेल वगैरह भी सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सेस है इसमें कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, कॉलेज के हवाले से स्टूडेंट इसको आसानी के साथ जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आसानी के साथ अपना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्कशॉप कंप्यूटिंग के हवाले से भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये इसकी कुछ खसूसियात थी लोकल एरिया नेटवर्क की। इसी तरह ये एक मतलब अदारे के अंदर रहकर समझ लें कि एक मुनासिब और कम खर्च नेटवर्क कहलाएगा। उसके बाद इसकी अगर इस अक़साम की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ लैन में ब्रॉडबैंड और बेस बैंड लैन, ये दो किस्म की इसकी होती हैं। एक ब्रॉडबैंड होता है और एक बेस बैंड होता है। अब ब्रॉडबैंड से तो आप तकरीबन वाकिफ़ हैं, जो आपका DSL है, आपके घर में जो नेट लगा हुआ है DSL, इसको ब्रॉडबैंड लैन कहेंगे, ब्रॉडबैंड लोकल एरिया नेटवर्क। कि इसकी हाई स्पीड, इसको हाई स्पीड होती है इसको, और इसके साथ बहुत से सिग्नल को एक टाइम में जो है वो ट्रांसमिट किया जा सकता है। और इसको ब्रॉडबैंड है क्योंकि वसी है, बहुत बड़ा नेटवर्क है कि इसके साथ बहुत से जो इस किस्म में जो लोकल एरिया नेटवर्क की ये जो किस्म है, इसके साथ जो है वो बहुत से सिस्टम्स जो है वो अटैच हो सकते हैं और बहुत से सिस्टम इसके साथ अटैच होकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा जो सिस्टम है इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और एट ए टाइम वो सिग्नल को जो है वो ट्रांसमिट करता है और बहुत ज़्यादा वसी तादाद में ट्रांसमिट करता है। और इसकी मिसाल DSL है। अब आपका जो DSL है, आपके जो घर में नेट लगा हुआ है DSL जो PTCL की जानिब से लगा हुआ है, तो वो DSL ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड होती है। लेकिन यहाँ हमारे पाकिस्तान में कुछ मसला इस तरह से है कि हम वही हर जगह पे हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होता है। लेकिन अगर बेसिकली अगर DSL सही तरीके से ऑपरेट करें और इनको अच्छे तरीके से ईमानदारी से पीछे काम करने वाले बंदे इसका सही देखभाल करें, क्योंकि हमारी स्पीड कम ज़्यादा उस वक्त हो जाती है जब कहीं पे ये इसका एरर वगैरह आ जाता है, तो उसको दूर नहीं किया जाता। अगर इसको सही तरह से इसको ऑपरेट किया जाए, एरर वगैरह को जल्द ही फिक्स कर दिया जाए, तो इसकी स्पीड DSL की बहुत अच्छी स्पीड है बाकी नेटवर्क के हवाले से। और इसकी दूसरी मिसाल फाइबर ऑप्टिकल। अब फाइबर ऑप्टिकल जो नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार में होता है, तो ये भी ब्रॉडबैंड लैन में आता है। और उसके बाद सैटेलाइट नेटवर्क भी ब्रॉडबैंड लैन में आता है, क्योंकि इसकी भी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह से इसकी दूसरी जो किस्म है बेस बैंड लैन, कि बेस बैंड लैन। अब बेस बैंड लैन क्या कि अब कंप्यूटर को हमने देनी होती है जनाब अपनी लैंग्वेज में कमांड, हमने अपनी लैंग्वेज में इसको देना होता है। अब उसको वो कंप्यूटर क्या करता है कि आगे उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। अब मशीन लैंग्वेजेस भी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ी हुई हैं, या बेसिक जिसने कोई कंप्यूटर पढ़ा तो उसको मशीन लैंग्वेज के बारे में बाखूबी पता है।
और अब मशीन लैंग्वेज क्या है कि जो हम ज़बान अपनी में जो कमांड देते हैं तो उसको जो कन्वर्ट करके हाई लैंग्वेज, हमारी हाई लैंग्वेज होती है और जो कंप्यूटर होता है उसको वो क्या करता है, उसको उसी हाई लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली वो क्या हो गया, दरमियान में क्या चीज़ हो रही है, वो दरमियान में जो है वो ट्रांसलेटर के तौर पर जो चीज़ें काम की जा रही है कि कंप्यूटर्स को सिर्फ जो है वो ये शो रहा है कि कंप्यूटर को सिर्फ डिजिटल ज़बान समझ आती है, इसके अलावा और कोई ज़बान समझ नहीं आती। तो हम अपनी ज़बान में उसको कमांड कर रहे होते हैं, वो हाई लैंग्वेज होती है, और वो उसको जो कन्वर्ट करके डिजिटल लैंग्वेज में करता है वो बेसिक जो होती है वो बेस होती है, ठीक है। और इसमें कोई तब्दीली नहीं होती, और डायरेक्ट उसको ट्रांसलेट करके उसको जो है वो सिस्टम तक पहुंचाता है। तो बेस बैंड भी बेसिकली ये नेटवर्क है जो ट्रांसलेशन के तौर पर कि एक चीज़ को कन्वर्ट करके उसको दूसरी में ट्रांसलेट करता है, कि डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जो है कन्वर्ट करता है, और इसको बेस बैंड लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी लैन टोपोलॉजी की। अब टोपोलॉजी के हवाले से भी चीज़ें पहले तो पढ़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक आसानी के साथ समझा देता हूँ, तो आसानी के साथ आपको इसकी भी समझ आ जाएगी कि हाँ टोपोलॉजी क्या है। सबसे पहले तो कंप्यूटर के हवाले से, क्योंकि नेटवर्क में ही ये सिलसिला, हम नेटवर्किंग को ही पढ़ रहे हैं और ये सारा यूनिट आपका तकरीबन सारा नेटवर्किंग पे ही है। और इसको अगर आप नेटवर्किंग को आपने समझना है तो इसको आसान और आम फहम आप करके समझेंगे तो आपको समझ आएगी, इसको दिलचस्पी के साथ समझेंगे तो समझ आएगी। अगर आप इसको कहें कि यार मेरी बस जान छूटे इससे, तो फिर ये इसकी समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। टोपोलॉजी अब क्या है कि कंप्यूटर एक नेटवर्क पर किस तरह जोड़े हुए होते हैं या जोड़े जाते हैं, और नेटवर्क के ऊपर रहकर किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इस सारे अमल को टोपोलॉजी कहते हैं। कि कंप्यूटर का किसी नेटवर्क के साथ मिसलिक होना और फिर उस नेटवर्क के थ्रू आगे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, ये सारा अमल क्या कहलाता है, ये टोपोलॉजी कहलाता है, और इसको हम लैन टोपोलॉजी कहेंगे। अब बेसिकली जो लैन टोपोलॉजी है वो फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी, दो किस्म की टोपोलॉजी के जो है वो थ्रू सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सिस्टम आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब इसमें फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी, दो टोपोलॉजी, और इसमें आगे मज़ीद जो इसकी किस्में हैं वो बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है और ट्री टोपोलॉजी है। ये सारी टोपोलॉजीज़ हैं जिनके थ्रू जो है वो नेटवर्किंग की गई हुई होती है, और जिनकी मदद से नेटवर्क आपस में जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को फाइल्स वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, हम जो या एक दूसरे को जो नेट वगैरह दे रहे होते हैं, ये सारा काम किन के थ्रू हो रहा होता है, इन टोपोलॉजी के थ्रू हो रहा होता है। तो सबसे पहली जो टोपोलॉजी है वो बस टोपोलॉजी, कि एक सेंट्रल नेटवर्किंग वायर होती है जिसको बस कहते हैं, कि एक लाइन जा रही है, एक सेंट्रल नेटवर्किंग लाइन जा रही है, वायर जा रही है, जिसको हम उस वायर को क्या कहेंगे, बस कहेंगे। ये जो रोड के ऊपर बस चल रही है ये वो वाली बस नहीं है, बल्कि ये जो वायर है ना, एक वायर जिसके साथ कंप्यूटर अटैच होते हैं, उस वायर को हम जो है वो बस कहेंगे, और इस बस के ऊपर तमाम कंप्यूटर डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट होती हैं। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, बस टोपोलॉजी कहेंगे। अब एक ही लाइन है, मिसाल के तौर पर एक वायर है, एक तार है, और उसके साथ 10 कंप्यूटर आपके टच हैं, और वो जो तार है वो क्या है आपकी, वो नेटवर्क में नेटवर्किंग के हवाले से। अब एक सिंपल आम मिसाल ले लें कि आपकी एक एक्सटेंशन के तौर पर, जिसको आप घर में एक एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं कि किसी एक स्विच में लगा के उसके साथ आगे मुख्तलिफ चीज़ें डिवाइसेस वगैरह लगा लेते हैं, वो एक आम मैंने मिसाल दी है ताकि आपको एक समझ आ जाए इसकी। तो नेटवर्किंग में आपकी एक केबल जा रही है और उस नेटवर्क की एक केबल जा रही है, और उस केबल के साथ बाकी 5, 6, 7 कंप्यूटर जो है वो टच हैं,
उसी एक वायर के साथ। तो वो जो वायर है ना, जो केबल जा रही है वो बस के तौर पर काम कर रही है, उसका नाम बस है, और उसके साथ कंप्यूटर डिवाइसेस वगैरह जो है वो कनेक्ट होती हैं, ये बस टोपोलॉजी कहलाएगी। फ़ायदा इसका कुछ इस तरह से है कि अगर कोई एक कंप्यूटर डिवाइस वगैरह ख़राब होती है तो सिर्फ वो एक ही ख़राब होगी, बाकी कंप्यूटर जो है वो इसमें वर्क करते रहते हैं। और इसमें अगर है कि बस अगर डैमेज हो जाती है, नुकसान इसमें कि इसका नुकसान ये है कि अगर बस ही वो एक लाइन ही डैमेज हो जाती है तो फिर सारे सिस्टम बैठ जाएंगे, वो सिस्टम कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उसी एक बस के साथ सारे कंप्यूटर जो है वो काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। और उसके बाद बात करते हैं जी हम रिंग टोपोलॉजी की, कि रिंग टोपोलॉजी क्या है। रिंग टोपोलॉजी, ये रिंग जैसा कि नाम से ही अब इसका ज़ाहिर है कि रिंग एक लूप, एक सर्कल, एक रिंग की शक्ल होती है। तो रिंग टोपोलॉजी में तमाम कंप्यूटर नेटवर्क्स एक रिंग की सूरत में एक दूसरे के साथ जो है वो मिसलिक होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और इसमें पहला कंप्यूटर आखिरी से मिल जाए, एक सिमत में डाटा जो है वो सफ़र कर रहा होता है, एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे के सिस्टम में भेजा जा रहा होता है, और ये एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। रिंग की सूरत में होते हैं, एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, इसी तरह से एक दूसरे के साथ कंप्यूटर जो है वो एक नेटवर्क पर इस तरह से एक रिंग की सूरत में, एक सर्कल की सूरत में, एक दायरे की सूरत में जुड़े हुए होते हैं। तो इसको हम रिंग टोपोलॉजी कहेंगे। और इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। फ़ायदे इसके इसमें है कि इसकी कीमत जो है वो कम होती है, और इसको कायम करना, चलाना ये आसान होता है। और एक कंप्यूटर को जो है वो बराबर रसाई, हर कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर से लेकर मतलब दूसरे जितने भी इसके साथ नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, हर कंप्यूटर को रसाई आसान होती है, रसाई हासिल होती है। नुकसानात इसके कुछ इस तरह से है कि एक कंप्यूटर में अगर कोई मसला आ जाता है तो सारा नेटवर्क इससे ख़राब, क्योंकि ये एक रिंग की सूरत में कनेक्ट है ना ये, तो अगर इस रिंग के दरमियान अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो फिर मज़ीद आगे जो है वो नेटवर्किंग कायम नहीं रहती, डाटा आगे ट्रांसफ़र नहीं होता। तो एक ख़राब होने से सारा रिंग ही ख़राब, सारा रिंग ही बैठ गया। नए कंप्यूटर का इजाफा या पुराने कंप्यूटर को हटाने से भी सिस्टम ख़राब हो जाता है, कि अगर इसी रिंग में से किसी एक नए सिस्टम को हटा दिया गया, पुराने सिस्टम को हटाया है या कोई ख़राब सिस्टम हटाया है, या उसमें कोई कंप्यूटर का इजाफा करना चाह रहे हैं, तो वो रिंग के अंदर जितने थे उसमें अगर इजाफा करेंगे तो तब भी ये सिस्टम जो है वो बैठ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उसके बाद स्टार टोपोलॉजी की, इसमें तमाम कंप्यूटर एक मरकज़ी आला जिसे हब कहते हैं इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। अब हब, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हब बाहर क्या है, कि हब के जिसके थ्रू हम अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक DSL की जो है वो केबल आ रही है, तो हमारे पास अब केबल तो एक है, सिस्टम हमारे पास, हमारी एक एकेडमी समझ लें, तो उसमें हमारे पास सिस्टम है 10 सिस्टम है, तो नेट एक आ रहा है। अब उन 10 सिस्टम को नेट हमने देना है, तो कैसे नेट देंगे, तो वो जो एक DSL की केबल आ रही थी उसको लगाया हमने हब में। हब में क्या था कि वो उसी तरह की उसकी स्लॉटें बनी हुई हैं कि हमने उसी हब में से अब निकाल के नेट को तो अपने 10 कंप्यूटर को जो है वो नेट दे दिया, उनके साथ अटैच कर दिया। तो स्टार टोपोलॉजी में कि एक मरकज़ी आला जो जिसको हब कहते हैं, इसके साथ तमाम कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, और एक स्टार की मानंद इसमें, इस स्टार की सूरत में इसकी जो है वो शक्ल बन जाती है, इसकी तरतीब होती है। और इन हब के ऊपर जो है वो स्लाटें जो होती हैं वो 4, 8, 16 कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं इनके साथ, कि इस तरह से इससे बड़ी हब भी होती है जिनको कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके भी फ़ायदे और नुकसानात भी हैं। कि फ़ायदे इसके ये हैं कि इसको कायम करना, चलाना इस नेट को आसान होता है। और सबसे जो बड़ी बात ये है कि इसमें नए कंप्यूटर वगैरह भी अगर ऐड करना हो तो वो भी आसानी के साथ इसमें आप ऐड कर सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं, और अगर कोई ख़राब हो जाता है तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। और कंप्यूटर ख़राब होने की सूरत में इसमें कोई फ़र्क नहीं इसको पड़ता, ये वैसे का वैसे जो है वो स्टार कायम रहता है, चलता रहता है। नुकसान इसके नुकसानात कुछ में से कुछ इस तरह से है कि केबल का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है, मरकज़ी हब ख़राब होने से नेटवर्क बंद हो जाता है। अब चूँकि जो इनकी
कनेक्टिविटी होती है ना वो हब के साथ होती है, हब ने इनको आपस में जोड़ा हुआ होता है। और अगर हब ही ख़राब हो गई है तो फिर आगे किसी को भी नेट नहीं मिलेगा। तो ये इसके नुकसान में है कि लेकिन इतनी जल्दी इसकी हब वगैरह ख़राब नहीं होती, ये बहुत देर तक ये जो है वो चल जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद ट्री टोपोलॉजी है, बस और स्टार से मिलकर बनती है। अब बस एक रिंग एक वायर की सूरत में जा रही है, और जो स्टार है वो एक स्टार बना हुआ है पूरा स्टार की सूरत में। मरकज़ी कंप्यूटर जो है वो हब के साथ कनेक्ट होता है, और हब एक मरकज़ी कंप्यूटर के तौर पर काम कर रही है, नेटवर्क के तौर पर। अब ये दोनों जब मिलती हैं, स्टार और बस दोनों जब मिलती हैं, तो उस सूरत में दोनों को इकट्ठा करने की सूरत में ट्री टोपोलॉजी बनती है। कंट्रोल नेटवर्किंग में इसको बैकबोन की इसकी जो बैकबोन होती है वो बस टोपोलॉजी होती है केस में, कि इसमें इस टोपोलॉजी में जो है वो हब के थ्रू ही जो है वो कनेक्शन होता है। इसमें भी कि हब के थ्रू ही इसमें जो है वो कनेक्टिविटी आपस में जो कंप्यूटर करते हैं तो हब के थ्रू कर रहे होते हैं। और इसकी जो बैकबोन इसमें जो होती है वो, अब क्योंकि ये स्टार और बस दोनों के से मिलकर बन रही है, दोनों के मिलाप से बन रही है, तो इसकी बैकबोन जो है वो बस टोपोलॉजी है। इसके फ़ायदे में ये है कि कई सॉफ्टवेयर और इसमें जो है वो सेपरेट वगैरह इसको जो है वो पार्टनर के तौर पर कई सॉफ्टवेयर वगैरह इसमें जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इसमें सपोर्ट करते हैं कई सॉफ्टवेयर इसमें जो है वो एट ए टाइम उनसे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है और सपोर्टेड होती है। और बैकबोन, अगर इसमें नुकसान ये है कि अगर बैकबोन टूट जाए तो इसमें सारा सिस्टम ही बैठ जाता है, क्योंकि बैकबोन इसकी जो है वो बस टोपोलॉजी है। तो अगर बस टोपोलॉजी में मसला आ जाता है तो फिर ये समझ लें कि सारा सिस्टम ही ख़राब, सारा सिस्टम ही बैठ जाएगा और उससे नुकसान हो जाएगा। CD-ROM बेस्ड नेटवर्क, हम जो है वो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि ये जो आपका पूरा यूनिट है ये सारा नेटवर्किंग के हवाले से है, बड़ा दिलचस्प है। मुझे तो बहुत दिलचस्प लग रहा है, इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान आम फहम सी चीज़ें हैं। तो वही सारी तकरीबन चीज़ें जो है वो आप नेटवर्किंग के हवाले से जो पढ़ चुके हैं, तो इसी तरह से CD-ROM बेस्ड नेटवर्क भी ये कुछ ऐसे ही है, इसमें भी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, वही सारी आम फहम सी सारी सिंपल सी चीज़ें हैं, तो आसानी के साथ आपको ये समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। इसमें सबसे पहले तो आप समझ लें कि CD-ROM हर है क्या चीज़ CD-ROM के हवाले से। तो सबसे पहले हम चीज़ें समझ लें अब CD के हवाले से और CD-ROM के हवाले से। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, मेरा ख़्याल है सिंपल आसान सी चीज़ें हैं। ये तो बच्चा जानता है कि हर CD क्या है, और बल्कि अब तो CD भी ख़त्म हो गई, अब तो नई चीज़ें आ गई हैं। अब तो CD का भी आस्ता आस्ता जो इस्तेमाल है बहुत कम हो रहा है, कि पहले कहीं CD का इस्तेमाल होता था सॉफ्टवेयर की सूरत में, या मतलब आपने विंडो वगैरह करनी हो तो इस सूरत में, या कोई ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने हो तो इस सूरत में। लेकिन अब चूँकि सिस्टम हमारे नेट के साथ कनेक्ट हो गए, तो अब हमें बूटेबल CD बना लेते हैं, हम बूटेबल USB बन जाती है, तो उसके थ्रू हम जो है वो विंडो कर लेते हैं। और उसके साथ ही फिर हमारे जो अगर नेटवर्किंग की नेट के हवाले से अगर हमें कोई ड्राइवर की ज़रूरत होती है तो फिर हम जो है वो सारे ड्राइवर भी नेट से उठा लेते हैं, तो आसानी के साथ इसका इस्तेमाल हो जाता है। और कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह हैं जिनको हम जो है वो इसमें अगर बूटेबल, लेकिन उसकी सूरत में भी बूटेबल USB मतलब अब CD का इस्तेमाल बहुत कम है। लेकिन लाइब्रेरी के अंदर क्योंकि CD-ROM बेस्ड नेटवर्क की ज़रूरत होती है हमारे यहाँ पे, तो मतलब सिरे से ही बस अल्लाह ही वारिस है ना, यहाँ पे तो नेटवर्किंग ही कोई नहीं है, तो CD-ROM बेस क्या होनी है। मतलब हमारे तो लाइब्रेरी का हाल ये है। बहरहाल सबसे पहले हम CD समझ लेते हैं, CD कम्पैक्ट डिस्क, और CD-ROM जो डिवाइस हमारे सिस्टम के अंदर लगी हुई होती है उसको हम CD-ROM कहते हैं। ठीक हो गया जी। CD आपकी कम्पैक्ट डिस्क, ये जो आपकी CD तो आपने हर एक बंदे ने ही देखी हुई है, वो तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो उस CD को रीड करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसको हम CD-ROM कहते हैं। और CD-ROM बेस्ड नेटवर्क, अब इसको CD-ROM बेस्ड जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको हम CD-ROM बेस्ड नेटवर्क कहते हैं। ये ऑप्टिकल स्टोरेज है, और इस तक रसाई हासिल करने के लिए हमें हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, ज़ाहिर सिस्टम की ज़रूरत होती है, जो हमारा वर्क स्टेशन है उसकी ज़रूरत होती है, उसके अंदर CD-ROM लगा
लगा हुआ होगा और उसी सी डी रैम के अंदर सी डी डालकर हम जो सी डी के अंदर जो मुतलका डेटा होगा उस तक रसाई हासिल करेंगे। अब इसकी नेटवर्किंग किस तरह से की होती है? अब चूंकि ये तो एक सिस्टम के अंदर जो सी डी रैम लगा है तो उसी के उसमें सी डी डाली, वहाँ से डाटा हासिल किया, तो वो तो एक सिस्टम था। अब एक सिस्टम को हम नेटवर्क तो नहीं कह सकते। अब इसमें जो समझने की वाली बात ये है कि इसमें जब एक सिस्टम में सी डी रोम वगैरह लगा हुआ है, सारा कुछ है, एक वर्क स्टेशन है, तो उसी के साथ नेटवर्किंग करके जो दूसरे सिस्टम 10 से 15 सिस्टम उसके साथ कनेक्ट हैं। अब नेटवर्किंग को आप समझे, सी डी रोम को एक साइड पे रखते हैं कि सिस्टम आपसे आपस में क्या है, नेटवर्क है, आपस में कनेक्ट है और एक दूसरे के साथ डाटा ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, शेयरिंग हो रही है, डाटा की तमाम तरह एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। अब एक सिस्टम के अंदर लगा हुआ है, एक सिस्टम के अंदर सी डी रोम लगा हुआ है, तो उसमें आपने डाली है सी डी। उसमें जब सी डी डाली है तो क्योंकि वो तमाम तर जो बाकी सिस्टम है उसी सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, तो जब वो उसके साथ कनेक्टेड हैं तो वो उसी एक सिस्टम के अंदर जिसमें सी डी रोम लगा हुआ है उसके अंदर जो सी डी डाली है वो नेटवर्क के थ्रू जो है वो तमाम सिस्टम में विजिबल हो जाएगी, तमाम सिस्टम में वो शो होना शुरू हो जाएगी और उसको वो कॉपी पेस्ट स्कैन करके उसका डाटा जो है वो हासिल कर लेंगे। ये सी डी रोम नेटवर्किंग है। ये आसान सी चीज़ है, आसान सा तरीकाकार है। और अगर इसमें इसकी टाइप्स की बात की जाए तो टाइप्स ऑफ सी डी रोम नेटवर्किंग में जो है वो पेयर टू पेयर सी डी रोम नेटवर्क्स, और दूसरा जो है वो क्लाइंट सर्वर सी डी रोम नेटवर्क, और तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड नेटवर्क। और पेयर टू पेयर नेटवर्किंग में भी आपने उससे पहले पेयर टू पेयर पढ़ा हुआ है कि पेयर टू पेयर आखिर है क्या चीज़। और पेयर टू पेयर में यह है कि वन कंप्यूटर और वन नेटवर्क, एक कंप्यूटर डिवाइस जो है वो एक ही नेटवर्क के साथ जो कनेक्ट है, तो उसको हम पेयर टू पेयर सी डी रोम नेटवर्किंग कहेंगे। और क्लाइंट में क्लाइंट और सर्वर के, एक कंप्यूटर का एज ए क्लाइंट के तौर पर काम कर रहा है, बाकी सर्वर के तौर पर काम कर रहा है। क्लाइंट सर्वर सी डी रोम नेटवर्किंग वो वही चीज़ें हैं। तो इसमें अटैच्ड नेटवर्क टू वेज, इसमें जो सी डी रोम बेस्ड नेटवर्क होता है वो उसमें टू वेज से अटैच होता है, एक फाइल सर्वर के तौर पर, तो दूसरा डेडिकेटेड सी डी रोम सर्वर के तौर पर, कि एक फाइल के सर्वर के तौर पर काम कर रहा है, दूसरा डेडिकेटेड जिसके साथ सी डी रोम कनेक्टेड है वो डेडिकेटेड सी डी रोम सर्वर के तौर पर काम कर रहा होता है। तीसरी जो इसकी किस्म है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड नेटवर्क। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे समझने की बात है कि जब हमने कोई भी कंप्यूटर हमने लिया, कोई हमारा कंप्यूटर हमारा जो है वो लैपटॉप की सूरत में है या हमारा जो पीसी है वर्क स्टेशन है उसकी सूरत में, अब वो तो हार्डवेयर है, उसको हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हार्डवेयर को कंट्रोल करने की हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को जो है वो उसकी हार्ड डिस्क को, उसकी सी डी रोम को, उसकी फ्लॉपी डिस्क को, उसकी रैम को, और उसके प्रोसेसर को, और उसके जो है वो मदरबोर्ड है, और उसके अलावा उसमें कोई अगर हम इंटरफेस नेटवर्किंग कार्ड लगाते हैं या ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, मतलब जो चीज़ें उस सिस्टम के अंदर हार्डवेयर की सूरत में लगी हुई हैं, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो वो उन सॉफ्टवेयर को सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जो सारे को ऑपरेट कर रहा है। तो वो हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हमारी विंडोज़ हैं। जो विंडो हम जब सिस्टम नया लेते हैं तो उसके अंदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो उस इंस्टॉलेशन के बाद हमारा सिस्टम इस काबिल होता है कि हम उसके ऊपर काम कर सकें। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस भी हमारा आता है, और बाकी जो हमारे विंडोज़ वगैरह होती हैं वो जो है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर होती हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड नेटवर्क में भी सी डी रोम की ये अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड नेटवर्किंग में भी सी डी रोम को एक्सेस किया जा सकता है, तो ये भी इसकी एक सी डी रोम बेस्ड नेटवर्क की किस्म में आता है।